जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और आज एक स्पेशल एडिशन मैं प्रोफेसर नीरू कपूर मैम के साथ रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि इंडियंस जब फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, वीज़ा के क्या रूल एंड क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें कई क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस था कि अगर मेरे को किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मैम से डिस्कस किया तो मैम के पास बहुत बड़ी नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैम काफ़ी कंट्रीज़ में घूम चुकी हैं। चलो उनसे बात करते हैं कि वीज़ा की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद भूपेंद्र, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए आई नो कि मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, मेरी फैमिली में सभी को ट्रैवल का बहुत शौक है, तो हमने काफ़ी कंट्रीज़ कवर की हुई हैं। देखो, वीज़ा की जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली उसके दो प्रोसीजर रहते हैं। एक होता है कि आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा खुद से करते हैं, और दूसरा होता है कि आजकल बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपसे एक नॉमिनल फ़ी लेते हैं, और उनको अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दे दो तो आपके बिहाफ पे वो आपको वीज़ा लेकर के दे देते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से भी वीज़ा लेना है तो प्रोसीजर मुश्किल नहीं है। आजकल गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं, और हर कंट्री की अपनी वीज़ा की एक प्रॉपर साइट बनी हुई है जिसके ऊपर उनके फॉर्म्स अवेलेबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। और साथ ही में उन लोगों ने इवन वीडियोस भी डाल रखे हैं जिसमें कि पूरा प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई अगर किसी को उस कंट्री का वीज़ा लेना है तो क्या क्या फॉर्म भरने होंगे, क्या पेपर लगाने होंगे, और क्या उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर रहेगा। राइट मैम, अभी आप जैसे यूरोप जाने की ट्राई कर रहे हैं तो यूरोप में किस तरह का वीज़ा लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में बताइए। देखो, जनरली वीज़ा का ओवरऑल जो एक प्रोसीजर है और जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, वो ज़्यादातर सेम रहते हैं हर कंट्री के लिए, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। लाइक हम यूएस के लिए जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा फ़र्क होता है, यूके का थोड़ा फ़र्क है, और यूरोप का प्रोसीजर थोड़ा फ़र्क है। जैसे इस समय अभी अगर मैं यूरोप के लिए जाना चाहती हूँ तो मैंने उसका वीज़ा एप्लीकेशन लगाना है। तो मैं अभी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आज लाइक हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो आज अगर हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो देयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम उस एक पर्टिकुलर कंट्री की साइट पे जाएंगे, वहाँ हमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसे हम डाउनलोड करते हैं और उसे हम ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, और चाहे तो प्रिंट आउट लेकर हम उसे हार्ड कॉपी में भी फिल कर सकते हैं। बट ऑनलाइन फिल करना बेटर रहता है कि उसको ऑनलाइन फिल कर लो और बाद में जब वो कंप्लीट हो जाए तो हम उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो पहला होता है कि फॉर्म को डाउनलोड करना और उसको फिल करना। फिर होता है उसके साथ कुछ असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। मतलब पासपोर्ट आपको अपना लगाना ही पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, और साथ ही में उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ती है। तो आपका जो करंट पासपोर्ट है वो भी लगेगा और उसके फर्स्ट और लास्ट पेज की फ़ोटोकॉपी लगेगी। साथ ही में अगर आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट भी है तो कुछ कंट्रीज़ आपसे ओल्ड पासपोर्ट भी मांग सकती हैं, तो वो भी आपका रेडी रहना चाहिए कि इन केस दे आस्क फॉर इट तो आपको ओल्ड पासपोर्ट की कॉपीज़ भी लगानी पड़ सकती हैं, और साथ में ओल्ड पासपोर्ट भी अटैच करना पड़ सकता है। और उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आपको वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करती है दैट येस यू आर दी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव नो ऑब्जेक्शन इन योर ट्रैवलिंग टू सो एंड सो प्लेस एंड दे अलाउ यू टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो वो आपको वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छी तरह से बताया। अब यूरोप में किस उस वीज़ा को क्या बोलते हैं जो सभी कंट्री में लागू होता है? यूरोपियन सारी कंट्रीज़ में जो वीज़ा लगता है ना वो एक ही लगता है, शेंजन वीज़ा। शेंजन के नाम से लगता है, उसी में ही लंदन छोड़ दो, लंदन का यूके का अपना अलग लगता है, बाकी उसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड आपका, और बाकी जितना भी आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और आपकी बाकी जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, सबके लिए एक ही वीज़ा होता है, शेंजन वीज़ा। तो वो आपको एक ही भरना पड़ता है सबके लिए। चलिए मैम, अब थैंक यू। अब एक एग्जांपल के लिए पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं अभी,
जी। एंड दे इनवाइटिंग अस कि आइए ऑस्ट्रेलिया घूमने आइए। ठीक है। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैंने कॉलेज में एनओसी ले लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है, उस तरह से समझाइए ऑडियंस को। देखिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है उसके दो तरीके हैं। जैसे एक तो अब आपका फ्रेंड है वहाँ पर, वो आपको इनवाइट कर रहा है एंड आप उस केस में आपको एक कवर लेटर लगाना पड़ता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि ये मेरा फ्रेंड है जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आप उसका एड्रेस डालेंगे कि हम जाकर के उसके साथ स्टे करेंगे। तो आपका स्टे का अरेंजमेंट आपके फ्रेंड के साथ है, लेकिन उसके लिए आपके फ्रेंड को पहले आपको एक इनविटेशन लेटर भेजना होगा अपनी तरफ से, जिसमें वो लिखेंगे कि भाई आई एम इनवाइटिंग सो एंड सो अलॉन्ग विद ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स टू कम एंड विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड स्टे विद मी एट द फॉलोइंग एड्रेस। और फिर उनको एड्रेस के लिए अपना एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है। वो जनरली अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें वो इंडियन है, वो यहाँ से गए हैं। इंडियन है और सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मतलब वहाँ की जो भी उनके पास होगा रेजिडेंस प्रूफ, उन्हें कुछ लगा के दिखाना पड़ेगा ताकि ये प्रूफ हो जाए कि भाई वो आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये उसका रेजिडेंस है। आप जाएंगे तो आप उसके साथ वहाँ पर स्टे करेंगे। दूसरा तरीका होता है, जैसे अब मैं यूरोप जा रही हूँ, मेरा वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो उस केस में मुझे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है कि व्हेन आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप आई विल बी स्टेइंग इन दीज होटल्स। तो जितनी भी डेट की मैं अपनी विजिट दिखा रही हूँ, अगर मेरी 15 दिन का टूर है तो 15 दिन में मैं किस किस जगह पे किस किस होटल में ठहरूंगी, मुझे उनकी होटल बुकिंग्स दिखानी होंगी। मैम इसमें अगर होटल बुकिंग दिखा रहे हो, वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वीज़ा नहीं मिला तो बुकिंग कहाँ? हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उस केस में क्या होता है, जनरली हम जब होटल्स बुक करते हैं ना, तो हम वो वाले होटल्स बुक करते हैं जिनमें कि 100% कैंसिलेशन पॉलिसी हो, क्योंकि वीज़ा का मिलना या ना मिलना सब जानते हैं कि भाई इट इज़ सब्जेक्टिव, मिल भी सकता है, कई बार नहीं भी मिलता। तो ऐसे में जनरली हम उन्हीं होटल्स में बुकिंग करते हैं जहाँ पर कि कुछ दिन पहले अगर आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो तो वो 100% आपको रिफ़ंड कर देंगे पैसा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो लेकिन होटल बुकिंग्स दिखानी ज़रूरी होती हैं, तो उसलिए आप जो है इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि आप उन होटल्स की बुकिंग लेंगे देखते हुए कि जिनकी 100% कैंसिलेशन की पॉलिसी है, ताकि आपका पैसा बाद में ये ना हो कि भाई फोरफिट हो गया। इसी के साथ हमें एयर टिकट्स दिखानी पड़ती हैं कि जिन डेट्स का ट्रैवल आप शो कर रहे हैं उन डेट्स की एयर टिकट्स आपको लगानी पड़ेंगी। और जैसा हम जानते हैं कि इन केस हमें वीज़ा नहीं मिलता तो हम एयर टिकट्स को भी कैंसिल करवा सकते हैं, कुछ नॉमिनल चार्ज काट के बाकी का हमारा एयर टिकट कैंसिल हो जाता है। चलिए वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जांपल पे। जी, तो अब मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे वीज़ा एप्लीकेशन? तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आप पहले तो वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करके भरोगे। उसके ऊपर सबसे ऊपर लगता है कवर लेटर, जिसमें आप पूरी डेट्स मेंशन करोगे कि इस डेट से इस डेट तक आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं, इनके साथ आप रुक रहे हैं, और उनका एड्रेस, उनका नाम पता आपने डाल दिया। अपने जो जो फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जा रहे हैं उनकी डिटेल्स आप कवर लेटर में मेंशन कर देंगे। सबसे पहला कवर लेटर। सेकेंडली वो फॉर्म पूरा भरेंगे आप, और वो पूरे फॉर्म भरे हुए फॉर्म की कॉपी लगेगी। नंबर 3 पे लगेगा कॉलेज से जो आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है वो आपका लग जाएगा। फिर उन डेट्स की आपको एयर टिकट्स लगानी पड़ेंगी। जो आप एयर टिकट्स कराओगे बुक, वो एयर टिकट्स लगा दोगे। आपके केस में होटल बुकिंग्स नहीं लगेंगी, उसके आपके केस में आपके फ्रेंड का इनवाइट और उसका रेजिडेंस प्रूफ कि कहाँ उसका घर कहाँ है जिसमें आप जाके रुकने वाले हो, वो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो इसकी जगह होटल बुकिंग्स दिखानी पड़ती हैं। और फिर नेक्स्ट जो लगेगा वो होगा आपके पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप। वो आपको सैलरी स्लिप की एक कॉपी निकाल के वो लगानी पड़ती है। और इसी के साथ लगती है आपके पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की रिसीप्ट। जो हम रिटर्न सबमिट करते हैं, फाइनली हमें एक रिसिप्ट इशू होती है, वो 3 साल की रिसिप्ट जो है वो आपको लगानी है। और इसी के साथ एक चीज़ और लगती है, वो होती है हमारी पिछले 4 से 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट। कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें पिछले 4-5 महीने में कम से कम आपके अकाउंट में, मतलब समझ लीजिए थोड़ा रिस्पेक्टेबल अमाउंट होना चाहिए, उसकी एक वो स्टेटमेंट निकाल के बैंक उस पर अपनी सील लगाएगा, साइन करके आपको वो दे देंगे। तो वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ में लगती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रूफ कि भाई फाइनेंशियली यू आर वेल ऑफ एंड यू आर इन अ कैपेसिटी टू पे फॉर योर ट्रैवल, कि भाई आप अपना ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हैं। तो एक तरीके से बैंक स्टेटमेंट से उनको ये श्योरिटी हो जाती है। अब मेरे को 2 इंक्वायरी हो रहे हैं इसमें। मेरे पर्सनल केस में मैं पूछूं। हाँ,
ऐसे मेरा जो सैलरी अकाउंट है उसमें जी। से मैं पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ किसी और अकाउंट जी में। जी 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 तो जी। वहाँ से मैं सिक्योरिटी मार्केट में डालता हूँ, फिर ठीक है। मार्केट से मैंने सेल करके अपने अकाउंट में डाल दिया पैसा। तो सेकंड अकाउंट है उसमें दिखा सकता हूँ, उसमें हाँ हाँ हाँ, चलेगा वो कोई भी जो आपका अकाउंट ज़्यादा ऑपरेशनल है, बेटर होता है उसी की कॉपी लगाओ। ज़्यादा ऑपरेशन तो आजकल यूपीआई से पेमेंट होती है, हाँ तो उससे पेमेंट होती रहती हाँ है, हाँ हाँ। छोटी से छोटी, नहीं बड़ी नहीं से नहीं, वो बड़ी, आप बड़ी अपना से कोई भी बैंक अकाउंट राइट जिसमें आपका पैसा रहता है, राइट। बेटर है कि उसी का दिखाओ जिसमें पैसा रहता है, क्योंकि Right. उन्हें यही देखना है कि आपके अकाउंट में हर समय पे कुछ पैसा होता है कि नहीं होता। Okay. तो आप उसकी स्टेटमेंट निकलवाएं और उसी को स्टैम्प करवा के आप उसे लगा करके दिखा सकते हैं। सेकंड, जैसे मेरी स्पाउस है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको भी ये सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सारे नहीं, मतलब उनको भी ऑफ कोर्स शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें भी अपने कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन लेना होगा। वो भी अपने पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप लगाएंगी और पिछले 3 साल की ITR की रिपोर्ट्स डालेंगी और अपने बैंक की स्टेटमेंट निकलवाएंगी। बहुत बढ़िया। तो ये भी उनको लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंट्रीज़ जो है ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगती हैं। Right. तो अगर इंश्योरेंस भी दिखे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, उनकी साइट पे ही असेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। Right. तो उसमें अगर ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ता है। आप ऑनलाइन आजकल बहुत सारी ये जो बन गई हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जैसे policy.com एंड ऑल। तो वहाँ से आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए, तो उसकी भी एक कॉपी आपको लगानी पड़ती है। और साथ में होते हैं 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ की डायमेंशंस जो होती है ना पासपोर्ट साइज़ की, वो डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। Right. तो इसलिए जब आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसी की वेबसाइट के ऊपर वो अपनी पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ है उसकी डायमेंशंस भी मेंशन कर देंगे। तो बेटर होगा कि आप किसी भी फोटोग्राफर की शॉप में जाकर यू गेट द फोटोग्राफ क्लिक। जनरली उनको पता होता है, अगर आप उन्हें कह दो ना US वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको US के साइज़ की निकाल के देंगे, ऑस्ट्रेलिया UK तो वो उन्हीं डायमेंशंस में निकाल के देते हैं। तो वो डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़, पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है ना, उसमें बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए और उसमें फेस तक, यहाँ तक का होना चाहिए, नीचे तक उन्हें नहीं चाहिए। दे जस्ट नीड योर फेस। तो फेस का अच्छे से क्लोज़अप करके आपको जो है फ़ोटोग्राफ लेना होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ के लिए। चलिए मैम, वीडियो 12 मिनट की हो गई है। थैंक यू वेरी मच जो आपने नॉलेज शेयर करी। जनरली इतना दिक्कत नहीं है, लोगों को लगता है कि वीज़ा एप्लीकेशन मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए आपसे इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आप अपने पेपर्स अच्छे से अगर कंप्लीट कर देंगे तो 100% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। अच्छे से ट्रैवल करो, एंजॉय करो, मेक द मोस्ट ऑफ द वेकेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया। शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरी ऑडियंस को जी जी अच्छी हो, हेल्पफुल हो। आई होप इट शुड बी वर्थ इट और किसी के काम आए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत।